हेलो फ्रेंड्स, ऐश्वर्या अपने काम में इतनी मगन हो जाती है कि एकांश के बारे में भूल जाती है। तभी कार्तिक आकर उसे अपने साथ महल वापस ले जाता है, जहां देव के पूछने पर ऐश्वर्या को एकांश की याद आती है और वो एकांश के लिए परेशान होने लगती है और एकांश का इंतजार करते करते वो बालकनी में ही सो जाती है। अब आगे अगली सुबह जयपुर राज पैलेस सभी हॉल में नीचे बैठे हुए थे। हर्षिता और संध्या जी नाश्ता की तैयारी कर रही थी। तभी ऐश्वर्या सीढ़ियों से नीचे आकर सभी को गुड मॉर्निंग विश करती है, जिस पर देव प्यार से ऐश्वर्या को कहता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। सभी इस समय हॉल में थे, सिर्फ एकांश को छोड़कर। जब ऐश्वर्या एकांश को हॉल में नहीं देखती तो अपने मन में कहती है, ये मिस्टर खड़ूस नजर क्यों नहीं आ रहे। फिर ऐश्वर्या सभी तरफ अपनी नजरें घुमाकर एकांश को ढूंढने लगती है, जिस पर कार्तिक ऐश्वर्या की टांग खींचते हुए कहता है, क्या बात है, यहाँ किसी का इंतजार हो रहा है। जिस पर ऐश्वर्या झेप जाती है और कार्तिक को घूरकर देखने लगती है, जिससे कार्तिक शांत हो जाता है और मन ही मन हंसने लगता है। तभी जय जी ऐश्वर्या से पूछते हैं, बेटा आपका ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा। जिस पर ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा था पापा। तभी संध्या जी सभी को आवाज लगाकर नस्त करने के लिए कहती है। फिर सभी हॉल से उठकर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी संध्या जी देव से पूछती है, और देव बेटा एकांश नहीं आए नस्त करने। तो देव अपनी प्लेट को सीधा करते हुए कहता है, वो काकी से बड़े भैया महल में नहीं है। जिसे सुनकर संध्या जी एकांश की फिक्र करते हुए कहती है, क्यों कहीं गए हैं वो। जिस पर हर्षित कहता है, नहीं काकी सा, वो उसने हमें कुछ भी नहीं बताया है और हमारे कॉल्स भी नहीं उठा रहा। जिसे सुनकर ऐश्वर्या को एकांश की चिंता होने लगती है। तभी जय जी सभी से कहते हैं, एकांश कोई छोटा बच्चा नहीं है, उन्हें कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए उन्हें किसी को बताने का टाइम नहीं मिला होगा। अब आप सभी नाश्ता करिए। जिस पर सभी हाँ मैं अपना सर हिला देते हैं और नस्त करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से बंगले के एक कमरे के एक आदमी अपने बिस्तर पर उल्टा लेटा सो रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात भर वो जागा हो। कमरा देखने में बहुत सुंदर था। पूरे कमरे को बेस्ट इंटीरियर से सजाया गया था, जो उस कमरे की शान बढ़ा रहे थे। उस कमरे की खिड़की से सूरज की रोशनी कमरे में अंदर आ रही थी, जो सीधे उस आदमी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका हैंडसम चेहरा चमक रहा था। सोते हुए वो बिल्कुल किसी ह्यूमन प्रिंस के जैसे लग रहा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और एक आदमी अपने हाथ में कॉफी की ट्रे लेकर अंदर आता है और वही पास में टेबल पर रख देता है और अपना सर झुकाकर खड़ा होते हुए कहता है, एकांश सर, आपकी दादी का कॉल आया है और उन्होंने आपको मैसेज देने को कहा है कि वो आज ही जयपुर आ रही है। जी, ये कोई और नहीं बल्कि एकांश है, जो अपने गुस्से और गम को काम करने के लिए क्लब चला गया था। पहले तो एकांश बिना कुछ कहे लेटा रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी दादी का नाम सुनता है तो चौंककर उठ जाता है और उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करता है, जिसमें हर्षित और देव की कई सारी मिस्ड कॉल पड़ी थी। तभी उसे अपनी दादी का मैसेज मिलता है, जिसे देखकर वो अपना सर पकड़ लेता है। तभी एकांश की नज़र एक अननोन नंबर पर पड़ती है। किसी करीब 20 मिस्ड कॉल एकांश के नंबर पर थी, लेकिन अभी एकांश उस नंबर पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एकांश अपने आप से कहता है, ग्रेनी का अचानक से जयपुर क्यों आ रही है, और इतना कहकर अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि रात में ज्यादा ड्रिंक करने के कारण उसके सर में हल्का सा दर्द हो रहा था। जब एकांश अपने आप को एक कमरे में देखता है तो पूछता है, मैं यहाँ कैसे आया। जिस पर रजत अपना सर झुकाए कहता है, सर, कल रात आपने बहुत ड्रिंक कर ली थी, इसलिए हमें आपको यहाँ लेकर आना पड़ा। तभी एकांश अपनी कॉफी लेकर पीते हुए कहता है, ग्रेनी के साथ और कौन आ रहा है। एकांश अपनी दादी को ग्रेनी कहता है, जिस पर रजत अपना सर झुकाकर कहता है, सर, दादी और मम। हम अगर एकांश की फैमिली की बात करें तो उसके परिवार में उनकी दादी महिमा ठाकुर, उनकी मां दीक्षा ठाकुर, उनके पिता महेंद्र ठाकुर है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। और देव से तो आप सभी मिल ही चुके हैं। तो चलिए आते हैं अपनी स्टोरी पर। तो एकांश बेड से उठकर कहता है, एयरपोर्ट चलने की तैयारी करो। लेकिन रजत कुछ कहना चाहता था, पर एकांश उसकी एक बात नहीं सुनता और सीधा कमरे से वॉशरूम चला जाता है। और रजत अपना सर खुजलाते हुए कहता है, लेकिन दादी ने तो कहा था कि वो हमें सीधे पैलेस में मिलेगी। फिर अपना सर झटक कर कहता है,
मुझे तो अपना ऑर्डर फॉलो करना है। और इतना कहकर वो एकांश के कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर में सभी नाश्ता करके फिर से हॉल में आ गए थे। तभी संध्या जी ऐश्वर्या और कार्तिक से कहती है, बेटा आज आप दोनों ऑफिस मत जाइए। जिस पर ऐश्वर्या कंफ्यूज होकर कहती है, पर माँ लेकिन अभी तो हमें सिर्फ एक ही दिन हुआ है ऑफिस ज्वाइन किए। जिस पर संध्या जी प्यार से ऐश्वर्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्योंकि बेटा आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। जिस पर कार्तिक ऐश्वर्या से कहता है, ठीक है प्रिंसेस, आप आज यही रहे, ऑफिस का सारा काम हम संभाल लेंगे। जिस पर सभी राजी हो जाते हैं और कार्तिक तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज महल में जोरों शोरों से मेहमान के स्वागत की तैयारी चल रही थी। पूरे महल को अच्छे से सजाया गया था, नए नए पकवान बनाए गए थे और गेस्ट रूम की साफ सफाई अच्छे से कराई गई थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई खास मेहमान आने वाले हैं, जिसे देखकर ऐश्वर्या के साथ साथ हर्षिता, हर्षित और देव सभी हैरान थे। हर्षिता अपना सर ऐश्वर्या के कंधे पर रखे हुए बोलती है, दीदी यहाँ तैयारी तो ऐसे चल रही है जैसे किसी की शादी की तैयारी चल रही हो। तभी अचानक से एक्साइटेड होकर हर्षिता ऐश्वर्या से कहती है, कहीं दीदी आपको लड़के वाले देखने तो नहीं आ रहे। जिसे सुनकर ऐश्वर्या के साथ देव भी चौंक जाता है। तभी ऐश्वर्या हर्षिता से छोटे बच्चों के जैसे लड़ने लगते हैं और ऐश्वर्या हर्षिता को मारते हुए कहती है, तुम्हें बहुत पता है इन सब के बारे में। और हर्षिता ऐश्वर्या से बचते हुए कहती है, अच्छा बाबा सॉरी मैं मजाक कर रही थी, प्लीज अब तो मुझे छोड़ दो। और वही संध्या जी और राघवेंद्र जी खुद नौकरों को सारा काम समझा रहे थे। जब संध्या जी हर्षिता और ऐश्वर्या को लड़ते देखती है तो उनके पास आकर थोड़ी गुस्से में कहती है, हम वहाँ काम कर रहे हैं और आप दोनों यहाँ बैठी है, चले काम में हमारा हाथ बटाएं। जिस पर हर्षिता एक्साइटेड होकर कहती है, बड़ी माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आप पहले ये बताइए न कि आखिर कौन आ रहा है हमारे यहाँ जो इतनी तैयारी चल रही है। जिस पर संध्या जी उसके पकड़ते हुए कहती है, पहले तो आप हमसे बातें बनाना बंद करिए और चलिए काम में हमारी हेल्प करिए। तो हर्षित दर्द में चिल्लाने का नाटक करते हुए कहती है, बड़ी माँ छोड़िए, हमारा कान हमें दर्द हो है। जिस पर संध्या जी हर्षिता का कान छोड़ देती है और दोनों को अपने साथ किचन में ले जाती है। और हर्षित और देव जो इतनी देर से हर्षित की सारी नौटंकी देख रहे थे, देव हर्षित की कंधे पर अपना हाथ रख के कहता है, वाह लिटिल प्रिंसेस क्या एक्टिंग करती है, मतलब इन्हें तो उसके लिए ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। हर्षित जो बहुत देर से देव की सारी बकवास बातें सुन रहा था, वो अपने कंधे से देव का हाथ हटाकर कहता है, तो फिर तो तुम्हें 10 ऑस्कर अवार्ड भी कम पड़ेंगे क्योंकि तुम इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग जो करते हो। जिसे सुनकर देव का मुंह बन जाता है और वो गुस्से में हर्षित के बाल बिगाड़ कर भाग जाता है, जिससे हर्षित को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या एकांश और ऐश्वर्या के बीच की गलतफहमी दूर होगी? और एकांश की दादी के अचानक से जयपुर आने क्या कारण है? और खास मेहमानों को देखकर देव और हर्षित का क्या रिएक्शन होंगे? एकांश को जब पता चलता है कि उसकी दादी जयपुर आ रही है तो वो उनके जयपुर आने से थोड़ा कंफ्यूज होता है। और वहीं दूसरी तरफ महल में किसी खास मेहमान के स्वागत की तैयारी चल रही थी, जिसे देखकर ऐश्वर्या, हर्षिता, हर्षित और देव चारों शॉक थे और कार्तिक ऑफिस गया था। अब आगे राज पैलेस में ऐश्वर्या और हर्षिता दोनों ही किचन में संध्या जी का हाथ बटा रही थी। तभी हर्षिता संध्या जी फिर से पूछती है, बड़ी माँ प्लीज बताइए ना कि कौन आ रहा है। हर्षिता से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। तभी संध्या जी प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, मेरी प्यारी बच्ची बस कुछ समय और इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और इतना कह के वो गाजर का हलवा बनाने लगती है। तभी ऐश्वर्या इशारे से हर्षिता से पूछती है कि कुछ पता चला। जिस पर हर्षिता मुंह बनाकर न में अपना सर हिला देती है। 1 घंटे बाद 2 मार्डसीज का महल के सामने आकर रुकती है और उसमें से 2 औरत बाहर आती है, जिसमें से एक की उम्र 65 साल और दूसरी की उम्र लगभग 45 साल थी। दोनों ही किसी महारानी के जैसे लग रही थी, उनके फेस पर एक अलग ही चमक थी। जब संध्या जी बाहर का रुकने की आवाज सुनती है तो उनके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है।
तब तक जय जी और वीर जी भी नीचे हॉल में आ जाते हैं और बाकी सब भी। जैसे ही वो दोनों अंदर आती है उन्हें देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन देव और हर्षित उन्हें शौक होकर देख रहे थे। तभी महिमा जी आकर देव और हर्षित के कान खींचकर कहती है, आप दोनों इतनी जल्दी अपनी दादी को भूल गए? हाँ। तो देव दर्द में चिल्लाकर कहता है, आह ग्रैनी छोड़िए, हमारा कान, हमें दर्द हो रहा है। जिसे देखकर ऐश्वर्या और हर्षिता मन ही मन बहुत हंसती है। तभी संध्या जी और जय जी जाकर महिमा जी का आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं, काकी सा, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो महिमा जी दोनों के कान छोड़कर संध्या जी और जय जी के सर में अपना हाथ रख के प्यार से कहती है, हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। फिर देव और हर्षित भी जाकर दादी के पैर छूते हैं। उसके बाद हर्षिता जाकर महिमा जी के पैर छूती है तो महिमा जी उसे गले लगाते हुए प्यार से कहती है, अरे आपकी जगह हमारे पैरों में नहीं, हमारे दिल में हमारी बच्ची। और इतना कहकर हर्षिता के माथे को चूम लेती है। उसके बाद ऐश्वर्या जाकर महिमा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। जब महिमा जी ऐश्वर्या को देखती है तो पहली ही नजर में ऐश्वर्या उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो मुस्कुराकर ऐश्वर्या को खड़ा करती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। तभी देव अपना कान पकड़े हुए मुंह बनाकर कहता है, हमें तो इतने प्यार से गले नहीं लगाया और ऊपर से हमारे कान भी खींचे। जिसे महिमा जी सुन लेती है। फिर वो जाकर देव को प्यार से गले लगाती है और कहती है, अच्छा अब ठीक है। तो देव भी कस के उन्हें गले लगा लेता है और कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया ग्रैनी। देव की हरकतें देखकर सभी हंसने लगते हैं। तभी संध्या जी जाकर दीक्षा जी के गले मिलते हुए कहती है, कैसी है आप, बहुत सालों बाद हम मिले। जिस पर दीक्षा जी मुस्कुराकर कहती है, हम अच्छे हैं। और सभी वही हॉल में खड़े हो बातें करने लगती है। सभी हॉल में खड़े बातें कर ही रहे थे कि तभी जय जी सभी से कहते हैं, अरे भाई, अब यही खड़े खड़े ही आप सारी बातें करेंगे या इन्हें अंदर भी बुलाएंगी? जिसे सुनकर संध्या जी थोड़ा शर्मिंदा होकर कहती है, वो मिलने की खुशी में हम तो भूल ही गए थे। फिर संध्या जी सभी को अंदर चलने का कहती है। फिर सभी अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है और ऐश्वर्या और हर्षिता जय जी और संध्या जी के पीछे खड़ी हो जाती है। महिमा जी और दीक्षा जी मुस्कुराकर ऐश्वर्या को ही देख रही थी। तभी संध्या जी ऐश्वर्या को महिमा जी से मिलाते हुए कहती है, काकी सा, यह है हमारी बेटी ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या फिर से दोनों से नमस्ते करती है। तो महिमा जी मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत प्यारी बच्ची है बेटा, यहाँ आओ, बैठो हमारे पास। जिसे सुनकर ऐश्वर्या संध्या जी को देखती है तो संध्या जी अपनी आंखों से हाँ में इशारा कर देती है, जिसके बाद ऐश्वर्या जाकर महिमा जी और दीक्षा जी के बीच बैठ जाती है। महिमा जी प्यार से ऐश्वर्या से पूछती है, बेटा आपको हमारे पोते ने परेशान तो नहीं किया? जिसे सुनकर ऐश्वर्या के साथ साथ देव और हर्षित भी चौंक जाते हैं। तभी ऐश्वर्या अपनी दबी आवाज से पूछती है, दादी मैं कुछ समझी नहीं। तो महिमा जी प्यार से ऐश्वर्या के सर में हाथ फेरकर कहती है, मेरे कहने का मतलब कि इन्होंने आपको परेशान तो नहीं किया। इतना कहकर देव और हर्षित की तरफ इशारा कर देती है। तो ऐश्वर्या मुस्कुराकर कहती है, जी नहीं दादी, बल्कि हमें तो इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ महिमा जी ऐश्वर्या से बात करने में बिजी थी, वही दूसरी तरफ दीक्षा जी और संध्या जी भी एक दूसरे से बात कर रही थी। तभी देव जाकर हर्षिता के पास खड़े होकर कहता है, लिटिल प्रिंसेस, हमें लग रहा है जैसे हम यहाँ है ही नहीं, अरे कोई हमसे बात ही नहीं कर रहा। जिसे सुनकर हर्षिता प्यार से देव के कंधे को थपथपा कर कहती है, कोई नहीं देव, हम हैं आपके साथ। जब हर्षित देव और हर्षिता को साथ देखता है तो उन्हें साथ देखकर उसे जलन होने लगती है। हर्षित अपने मन में कहता है, ये देव का बच्चा कभी कोई मौका नहीं छोड़ता हमारे और हर्षिता जी के बीच के आने का, और इतना कहकर देव को घूरने लगता है। वही दूसरी तरफ एकांश पिछले 1 घंटे से एयरपोर्ट के बाहर अपनी ग्रैनी और मां का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब एकांश के सब्र का बांध टूट जाता है तो वो गुस्से में रजत से कहता है, जाओ अंदर जाकर चेक करो कि माँ और ग्रैनी अभी तक क्यों नहीं आई। जिसे सुनकर रजत डर जाता है और एकांश से कहता है, वो सर दादी 1 घंटे पहले ही एयरपोर्ट से चेकआउट कर चुकी है। जिसे सुनकर एकांश रजत को घूरकर देखता है और चिल्लाकर कहता है, अच्छा, और तुम मुझे अब बता रहे हो?
एकांश को गुस्से में देखकर रजत का चेहरा डर से काला पड़ जाता है। फिर भी रजत अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर कहता है, वो सर मैं आपको बताने वाला था लेकिन आपने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। जिसे सुनकर एकांश अपना सर पकड़ लेता है और अपने गुस्से को कम करने के लिए लंबी लंबी सांस लेता है। फिर रजत से पूछता है, ग्रेनी कहाँ गई है? तो रजत अपना सर झुकाकर कहता है, सर सभी राज पैलेस गए हैं। राज पैलेस सुनकर एकांश को थोड़ा शक होता है लेकिन वो अभी कुछ नहीं कहता और रजत से राज पैलेस चलने को कहता है। वही जोधपुर में आज पूरे चौहान हाउस को अच्छे से सजाया गया था। पूरे महल में फूल और लाइट्स लगी थी और बाहर बैंड बाजा वाले भी अपने राजकुमार के स्वागत में खड़े थे, क्योंकि आज पूरे 5 साल बाद विक्रम और वंदना जी का बेटा सिद्धार्थ चौहान अपनी पढ़ाई पूरी करके जोधपुर वापस आ रहा था। वंदना जी ने पूरे महल को दुल्हन की तरह सजवाया था। आज खाने में सब कुछ सिद्धार्थ की पसंद का बना था और वंदना जी ने खास अपने हाथों से सब कुछ अपने बेटे के लिए बनाया था। वंदना जी नौकरों को चिल्लाकर कहती है, अरे जल्दी जल्दी सारा काम करो, हमारे सिद्धार्थ आते ही होंगे। तभी विक्रम वंदना जी के पास आकर कहते हैं, अरे मोहतरमा आप इतनी टेंशन क्यों ले रही है, हो जाएगा सारा काम। जिसे सुनकर वंदना जी इमोशनल होकर कहती है, क्यों न करें हम फिक्र, आज पूरे 5 साल बाद हम अपने बेटे को देखेंगे, आपको पता भी है कितना तड़पे हैं हम उनके बिना। जिस पर विक्रम उसे गले लगाते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है बाबा अब हम कुछ नहीं कहेंगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर एक कार रुकने की आवाज आती है। जिसे सुनकर विक्रम कहते हैं, लो आ गए हमारे शहजादे, और इतना कहकर दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है जिससे एक हैंडसम लड़का बाहर उतरता है। ये है सिद्धार्थ चौहान, रंग गोरा, हाइट 6.6 फीट, उम्र 25 साल, दिखने में किसी हीरो जैसा, 6 पैक, एबीएस हैंडसम, जिसकी एक झलक के लिए लड़कियां तरसती है, प्ले बॉय और शरारती। सिद्धार्थ अपनी कार से उतरकर विक्रम और वंदना जी का आशीर्वाद लेता है तो वंदना जी उसे गले से लगा लेती है और सिद्धार्थ को डांटते हुए कहती है, आपको अब अपनी माँ की याद आई? हाँ पता है, हमने आपको कितना मिस किया। जिसे सुनकर सिद्धार्थ भी वंदना जी के गले लगकर कहता है, मिस यू टू मॉम, और हाँ अब से मैं आपके साथ रहूंगा, अब आप खुश। जिसे सुनकर वंदना जी और विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर तीनों महल के अंदर जाते हैं। सिद्धार्थ और विक्रम दोनों हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं और वंदना जी किचन में चली जाती है। वंदना जी के चले जाने के बाद विक्रम सिद्धार्थ से पूछते हैं, आपके एग्जाम कैसे गए? जिस पर सिद्धार्थ सीरियस होकर कहता है, मेरे एमबीए के लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम अच्छे गए हैं, अब बस रिजल्ट का इंतजार है। तो विक्रम अपना सर हाँ में हिला देते हैं। तभी सिद्धार्थ विक्रम से पूछता है, डैड हमारे गोडाउन में आग किसने लगाई, आपको कुछ पता चला? जिसे सुनकर विक्रम अपना सर में हिलाते हैं और कहते हैं, जय सिंह की बेटी और जयपुर की राजकुमारी ऐश्वर्या प्रताप सिंह। विक्रम ये कहते समय विक्रम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन जब सिद्धार्थ ऐश्वर्या का नाम सुनता है तो कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन उसे तो जय सिंह ने पहले ही यहाँ से कहीं दूर भेज दिया था। तभी विक्रम सिद्धार्थ से बताते हैं, हाँ लेकिन अब वो वापस आ चुकी है और जय सिंह ने उसे अपना सारा बिजनेस भी उसे सौंप दिया है। जिसे सुनकर सिद्धार्थ सोफे से खड़े होकर कहता है, आप चिंता मत करिए डैड, अब आपका बेटा वापस आ गया है, अब आप बस उस दिन का इंतजार करिए जब जय सिंह और उसकी बेटी आपके कदमों के नीचे होगी। और इतना कहकर उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ जाती है। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? महिमा जी जयपुर क्यों आई है? अब ऐश्वर्या के ऊपर कौन सा नया खतरा आने वाला है? और सिद्धार्थ के आने से ऐश्वर्या की जिंदगी में क्या होने वाला है? आगे की एपिसोड सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे।